Hello, good morning, friends. Myself Sudhanshu, and I have done my BSc from RIU Pusa and presently working in Bank of India. On the behalf of you, we have presented my first video in the name of antibody. It's a structure, function, mutagenesis, and on your request, we have I am preparing this second video for the last video of the antigens and immunologies. इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी होता क्या है, एंटीबॉडी और एंटीजेंस का रिएक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी का फेट क्या होता है। अगर एक बार एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट कर लिया तो फिर उसका फेट होता है। इसमें हम डिटेल टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम का भी बात करेंगे। दो टाइप का इम्यून सिस्टम होता है। फर्स्ट होता है सेल मेडिएटेड ह्यूमरल और ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं एंटीजेंस के बारे में। व्हाट इज एंटीजेंस? जैसा कि डेफिनेशन सबको पता होगा, एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एलिसिट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टिश्यू ऑफ ए ससेप्टेबल एनिमल्स एंड कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग with the specific antibody forms. Generally, antigens have high molecular weight. Typically, they are made up of polysaccharides or proteins, polypeptides, lipids, nucleic acid, and many other materials. मीन्स हम इसको अपने भाषा में अगर समझें तो एंटीजेंस वो बाहरी सब्सटेंस है जो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी सम केमिकल्स, इट मे बी सम पॉलीसेक्राइड्स, इट मे बी सम प्रोटीन्स। और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो बहुत हाई मोलिकुलर वेट का होता है। और जैसे ही ये बॉडी में एंटर करता है, हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज होता है। वो एंटीबॉडीज एंटीजेन से बाइंड होता है एट स्पेसिफिक साइट्स। इसको लिखना नहीं बोलना है। व्हेनेवर एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजेंस देयर इज सम स्पेसिफिक साइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी उसको बाइंड कर लेगा। स्पेसिफिक साइट से बाइंड करता है एंटीजेंस एंटीबॉडी से। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपिटोप्स। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है व्हाट इज एपिटोप्स, व्हाट इज एंटीबॉडी, व्हाट इज एंटीजन। एपिटोप्स इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। इसको हम लोग बोलते हैं एपिटोप्स। तो ये एंटीजेंस के बारे में हो गया। दूसरा है टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स आखिर होता कैसे है? तो इम्यूनिटी हम लोग जानते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि टू पावर टू फाइट विद द डिजीज। अगर हमको कोई बीमारी होता है तो उस बीमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी देखने सुनने में और सोचने में बहुत आसान लगता है कि हाँ, कोई भी एंटीजन जाएगा उसको बॉडी किल कर देगा, या सेल के अंदर में एंटीबॉडी है उसको किल कर देगा। बट अगर हम प्रैक्टिकली और उसका कॉम्प्लेक्स में उसका जो मैकेनिज्म देखेंगे तो दे आर रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। वो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उसको समझने के लिए हम उसको पार्ट पार्ट में क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला है कि जो इम्यून सिस्टम है वो दो सेलुलर सिस्टम से बना होता है। सेलुलर सिस्टम मीन्स इसमें दो टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट सेल को बोलते हैं बी सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं टी सेल। जो बी सेल से इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, जो एक जगह नहीं रहता है, हमेशा घूमते रहता है। सर्कुलेटिंग मीन्स हमारे पूरे ब्लड में बी सेल्स के रूप में मूव करते रहता है। सेकेंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। वो सेल सरफेस पे पाया जाता है, मीन्स वो फिक्स रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स दो सेल से ही कंट्रोल होता है, बी सेल्स और टी सेल्स। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बी सेल्स क्या है, टी सेल्स क्या है, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि टू आइडेंटिफाई एंटीजेंस। एंटीजेंस पहले बता चुके हैं कि प्रोटीन्स भी हो सकता है, पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकता है, कोई माइक्रोब्स का कंपोनेंट्स भी हो सकता है, या कोई डिग्रेडेड बायो प्रोडक्ट्स भी होता है। बहुत सारा मेडिसिन लेते हैं, उसका कोई डिग्रेडेशन होता है, बॉडी के अंदर में जाने के बाद वो टूटता है और टूट के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। वो भी कभी कभी एंटीजन का काम करने लगता है। कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी होता है, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होता है। ये हमारा एंटीजेंस हो गया। होस्ट क्या होता है जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें एक तीन पार्ट है, एक होस्ट, एक एंटीबॉडीज, एक एंटीजेंस। एंटीजेंस समझ गए, कोई भी बाहर का सब्सटेंस। होस्ट हो गया हमारा खुद बॉडी, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। और जो एंटीबॉडी हो गया वो मेन डिफेंस सिस्टम हो गया, जो कि फाइट करता है एंटीजन से। अब है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम बिगिंस टू डेवलप इन द एम्ब्रियो। आखिर इम्यून सिस्टम डेवलप कहाँ से होता है? ऐसा नहीं है कि हम
जब कोई बीमारी आता है, कोई एंटीजेंस आता है, तभी एंटीबॉडी बनता है। एक्चुअली दिस इम्यून सिस्टम एम्ब्रियो से मीन्स चाइल्ड जब यूट्रस के अंदर में रहता है, वहां से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब 12th क्लास में पढ़े होगे व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसमें एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमोपोएटिक टिश्यू मीन्स द टिश्यू विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड मेकिंग सेल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोएटिक सेल्स। तो हीमोपोएटिक सेल्स जब बनता है उसी समय से इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट में हेमोपोएटिक सेल बनेगा, हेमोपोएटिक सेल डिफ्रेंशिएट होकर स्टेम सेल बनाएगा, और वो स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होता है डिफरेंट सेल्स इन इम्यून सिस्टम। वो सेल्स कौन कौन सा है? वो ग्रेनुलोसाइट्स हो सकता है, मोनोसाइट्स हो सकता है, लिम्फोसाइट्स हो सकता है। और ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट आगे चल के डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट रोल प्ले करता है। Stem cells also differentiate into cells in the blood that are not involved in the immune function, such as erythrocytes और मेगाकैरियोसाइट्स। मीन्स जो स्टेम सेल्स हेमोपोएटिक टिश्यू से बना, वो स्टेम सेल का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है जो ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट में हेल्प करेगा बनने में, और दूसरा है जिसका इम्यून फंक्शन में कोई रोल नहीं है लेकिन उसका अदर फंक्शन है। इसमें हमारा रेड ब्लड सेल आता है और मेगाकैरियोसाइट्स होता है। मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो हम यहाँ आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और मेगाकैरियोसाइट्स, इसके बारे में नहीं देखेंगे। मेन ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स के बारे में आप देखेंगे क्योंकि इसी का यूज होता है इम्यून सिस्टम में। स्टेम सेल्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंशिएट थ्रू वंस लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड जब ब्लड बनना शुरू हुआ उस समय हेमोपोएटिक टिश्यू बना, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बन गया, उसके बाद बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो हेमोपोएटिक टिश्यू ब्लड फॉर्मिंग सेल होता है वो लाइफ टाइम होता है। मीन्स एक बार स्टेम सेल बन गया वो लाइफ टाइम हमारे अंदर इम्यून एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते रहता है। फिगर से क्लियर हो जाएगा कि हमारा कहाँ एडिनोइड टिश्यू होता है, कहाँ लिम्फ नोड्स होता है, कहाँ थोरेसिक डक्ट्स होता है, इसमें ब्लड कैपिलरी होता है। तो यहीं से मेनली हमारा ब्लड एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। कुछ एंटीबॉडी बोन मैरो में बनता है, कुछ एंटीबॉडी थोरेसिक डक्ट में बनता है, कुछ स्प्लिन बनता है, और इसका डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में यूज होता है। अब हम बात कर रहे थे कि एक बी सेल्स और एक टी सेल्स। इस फिगर से क्लियर हो जाएगा कि बी सेल्स क्या होता है और टी सेल्स क्या होता है। हम पूरे इम्यून सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और सेकंड पार्ट है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? सेल मेडिएटेड का मतलब हो गया कि यहाँ पे सेल का कुछ ज्यादा रोल होता है, और एंटीबॉडी मेडिएटेड का मतलब होता है कि उसमें एंटीबॉडी का रोल होता है। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को पहले देखते हैं। सपोज कोई एंटीजेंस बाहर से आया मीन्स वो कोई भी माइक्रोब्स, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, जो भी जानते हो एंटीजन के बारे में, वो आया। वो आने के बाद ब्लड में बॉडी सेल में एंटर करता है। जैसे ही बॉडी सेल में एंटर करता है तो हमारे बॉडी के अंदर में दो टाइप के सेल होते हैं। एक बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और एक होता है हेल्पर टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि साइटोटॉक्सिक मीन्स ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि टॉक्सिक होता है, जो कि पॉइजनस होता है, और वो पॉइजनस उस एंटीजन के लिए किलर का काम करता है। वैसा ही हेल्पर टी सेल्स होता है, टॉक्सिक तो नहीं प्रोड्यूस करता है लेकिन हेल्प करता है टू किल द एंटीजेंस। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं इसमें दो पार्ट है, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एक मेमोरी टी सेल्स। फिर वर्जिन हेल्पर टी सेल्स जो है उसमें एक होता है इफेक्टर टी सेल्स और एक होता है मेमोरी टी सेल्स। इसमें जो एंटी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है इसका टारगेट यही होता है कि सेल्स विद एंटीजन ऑन देयर सरफेस, अगर कोई भी एंटीजेंस आया वो टी सेल उससे अटैच हो जाता है और उस एंटीजन को डायरेक्ट इनगल्फ कर जाता है, मीन्स उसको खा जाता है। वहीं से हमारा इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो गया। सेकंड है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स का मतलब कि अगर एंटीजन कोई आया, एंटीजन आने के बाद हमारे बॉडी के अंदर एक बी सेल्स होता है। पहले स्लाइड में बात किए थे कि बी सेल्स और टी सेल्स। वो बी सेल्स सेंसिटाइज होता है, बी सेल्स के पास कोई इंफॉर्मेशन जाता है कि हाँ बाहर से कोई आ गया। बी सेल्स किसको इफेक्ट करता है? बी सेल इन्फॉर्म करता है मेमोरी बी सेल्स को और इफेक्टर बी सेल्स को। बी सेल्स को जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ एंटीजेंस एंटर कर गया तो एक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा।
इसमें ध्यान रखना है कि जो एंटीजन सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, इसमें कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट मेमोरी सेल किल कर दे रहा है। मीन्स जिस सेल पे वो एंटीजन आ रहा है वो सेल डायरेक्ट किलिंग कर दे रहा है एंटीजन का। बट इन एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स में पहले इंफॉर्मेशन बी सेल्स को गया, इफेक्टर बी सेल्स को और मेमोरी बी सेल्स को, और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, और यह एंटीबॉडीज उस पैथोजेंस को या उस टॉक्सिन्स को या उस एंटीबॉडीज को मार देता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है उसमें डायरेक्ट इनएक्टिवेशन होता है और डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है या सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, इसमें जो सेल एंटीजेंस होता है उसका डायरेक्ट किलिंग होता है। इसमें एंटीबॉडी में डायरेक्ट इनएक्टिवेशन और इसमें डायरेक्ट किलिंग। तो एक डिफरेंस हो गया सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स में। दोनों का फॉर्मेशन, दोनों बी सेल्स का और टी सेल्स का फॉर्मेशन हेमोपोएटिक टिश्यू से एम्ब्रियोजेनेसिस के समय स्टार्ट होता है। सेकंड है कि हम आखिर बनाते कैसे हैं। वो तो नेचुरल, दो तरह का इम्यूनिटी होता है। एक होता है नेचुरल, जो हमको गिफ्ट नेचर के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, उसकी ब्लड में हीमोपोएटिक सेल बना, हीमोपोएटिक सेल से एंटीजन बी सेल बना, टी सेल बना, और वो हमारे बॉडी में बाय बर्थ आ जाता है। लेकिन आजकल बायोटेक्नोलॉजी का यूज बढ़ने से, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का यूज बढ़ने से क्लोनल सिलेक्शन करते हैं। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। कभी कभी सुनते हो कि किसी को एड्स हो गया। एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, मीन्स इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाना मीन्स उस जिस आदमी को एड्स होता है उसको कोई भी डिजीज इजिली अटैक कर देता है। उसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस। मीन्स ऐसा वायरस है कि जो इम्यून सेल है, हमारे इम्यून सिस्टम का जो बी सेल्स है और टी सेल्स है, टी हेल्पर सेल्स है पार्टिकुलरली, उसको किल कर देता है। और उसका जो मेमोराइजिंग पावर है कि एंटीजन को कैसे मारना है, उसको खत्म कर देता है। उस वायरस को किल करने के लिए, उस वायरस को टैकल करने के लिए हम लोग क्लोनल सिलेक्शन एक टेक्निक डेवलप किए हैं, जिसमें हम एंटीबॉडी को खुद से बनाते हैं। टेक्निक क्या है कि सबसे पहले हम कुछ बी सेल्स निकालते हैं। बी सेल्स मतलब जो किसी भी इंडिविजुअल्स में जिसमें एक फुल इम्यूनिटी है, जिसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, उसके ब्लड से या उसके हेमोपोएटिक टिश्यू से हम बी सेल्स को निकाल दिए। बी सेल्स के ऊपर में रिसेप्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन रिसेप्टर। एंटीजन रिसेप्टर का मतलब यह एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करता है। जब तक एंटीजेंस इस रिसेप्टर पे आइडेंटिफाइड नहीं होगा तब तक उसका किलिंग नहीं होता, क्योंकि यही आइडेंटिफाई करके आगे इंफॉर्मेशन देता है। तो हम जो क्लोनल सिलेक्शन होता है, क्लोन का मतलब जानते होंगे कि क्लोन क्या होता है कि प्रोजीनी ऑफ द सेल्फ, मींस प्रोजीनी ऑफ द, उसको डिफाइन हम करते हैं प्रोजीनी ऑफ एसेक्सुअल प्लांट। मींस हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल्स का अगर जेरोक्स कॉपी, मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं, उसको हम क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं, उसको क्लोन भी बोलते हैं। मींस किसी चीज का फोटो कॉपी कर देना, जैसे हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं किसी नोट्स का, तो सेम नोट्स मल्टीपल कॉपी में बन जाता है और उसका यूज हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को बांटने में करते हैं। वैसे ही क्लोनल सिलेक्शन होता है कि हम एक बी सेल्स बना लिए और उसको मल्टीप्लिकेशन करा के हम बहुत सारा क्लोन बना लिए, और उस क्लोन को डिफरेंट बॉडी में या डिफरेंट जिसको जरूरत है उसको इंड्यूस कर देते हैं बाय द इंजेक्शन। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले एंटीजेंस को इस एंटीबॉडी पे बॉम्बार्ड कराते हैं, उसको दोनों को मिक्स कराते हैं। मिक्स कराने के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ABAG स्ट्रक्चर या ABAG कॉम्प्लेक्स, मींस एंटीबॉडी एंटीजेंस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसका प्रोलिफरेशन कराया था, 1 सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 सेल से 8 सेल बनेगा, और फाइनली इसको क्लोन्स बना लेंगे। क्लोन्स बनाने के बाद हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में, अगर वो ह्यूमन इंडिविजुअल के या किसी एनिमल के इंडिविजुअल के सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देंगे, वो ऑटोमेटिक इम्यून हो जाएगा। अब आते हैं कि इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड, ये दोनों टाइप याद रखना है, नोट्स में क्लियर होगा कि ह्यूमरल क्या होता है और सेल मेडिएटेड क्या होता है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि फर्स्ट जो कोई भी एंटीजेंस होता है वो उस एंटीजन का एक्सपोजर होता है सेल से। मीन्स अगर कोई एंटीजन आया तो हमारे बॉडी के जिस पार्ट में एंट्री किया उसका एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर जैसे ही होगा तो कुछ लो लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसमें 1 सप्ताह के समय लगभग टाइम लग जाता है। अगर कोई एंटीजन, कोई बाहर का सब्सटेंस, वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई अटैक करता है तो
एक्सपोज होने के 1 सप्ताह के अंदर कुछ लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी बॉडी के अंदर में बनता है। उसके बाद उसका सेकंड एक्सपोजर होता है, मीन्स एंटीजन जब ज़्यादा आ रहा है कंटिन्यूस उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि वो तो वायरस है या बैक्टीरिया है तो भी तो ब्लड के मीडिया को यूज कर रहा है और वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सेकंड एक्सपोजर होता है। तो जो सेकंड एक्सपोजर होता है उसमें मच फास्टर रिस्पॉन्स होता है, मीन्स बहुत तेजी से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। जो सेकंड एक्सपोजर के बाद होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड ऑफ एंटीबॉडी, जो कि हायर अमाउंट में होता है। और यही जो सेकंड ऑर्डर ऑफ एंटीबॉडी होता है, दे हैव एबिलिटी टू बाइंड विद एंटीजन। फर्स्ट ऑर्डर में जो होता है उसमें एंटीजन से बाइंड करने का एबिलिटी नहीं होता है, जो सेकंड एक्सपोजर में होता है वो एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होता है और उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सो दो तरह का रेस्पॉन्स हुआ ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स में। फर्स्ट हुआ प्राइमरी रेस्पॉन्स, सेकंड हुआ सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स का मतलब लो फॉर्मेशन ऑफ लो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स का मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स विद एंटीजेंस। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं कि इस तरह से दूसरा एंटीजन एंटर कराते हैं। दूसरा एंटीजन में भी सेम होता है कि प्राइमरी रिस्पांस हुआ, सेकेंडरी में तो कोई भी एंटीजन आया तो दो ही रिस्पांस होगा, प्राइमरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस। और जितना तरह का हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, एक एंटीजन मान लो ए से बना लिए, फिर सेकेंड एंटीजन बी से बना लिए, और उसके बाद दोनों को मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके उसके बाद बॉडी के अंदर एक्सपोज करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वो जो एंटीजन से मिला के हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए रहेंगे उसके द्वारा हमको इम्यूनिटी मिल गया। इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब भी हम बी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, उसमें कुछ एंटीबॉडी बनता है। दैट एंटीबॉडी बाइंड एंड आइडेंटिफाई एंटीजन कॉम्प्लेक्स। जब भी वो एंटीबॉडी बाइंड करेगा एंटीजन से तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वह कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, मीन्स एंटीजन को बर्बाद करने के लिए होता है। यहाँ पे एंटीजन एक्ट्स ऑन एंटीजन इन द सेरम एंड लिम्फ। जो एंटीबॉडी जो होता है कहाँ एक्ट करता है? सेरम में। सीरम का मतलब हो गया ब्लड, लिम्फ का मतलब हमारा जो थाइमस के अंदर में लिम्फ नोड होता है वहाँ। उसके बाद जो बी सेल्स होता है, बी सेल पहले बताए थे कि जो एंटीबॉडी का जो पार्ट है उसमें बी सेल होता है, वो एंटीबॉडी फर्दर प्रोड्यूस करता है और वो अटैच हो जाता है बी सेल मेम्ब्रेन से। Each B lymphocyte makes a unique antibody molecules that is called immunoglobulin और IgG। मीन्स कोई भी जब बी लिम्फोसाइट्स अटैच हो जाएगा तो एक इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं IgG। हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसमें एंटीबॉडी का टाइप भी बताते हैं, जिसमें IgG एक एंटीबॉडी था जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ओवर ए मिलियन ऑफ डिफरेंट बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ईच इंडिविजुअल। इस तरीके से एक इंडिविजुअल के अंदर में लाखों करोड़ों की संख्या में बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होते रहता है। सो ईच इंडिविजुअल कैन रिकॉग्नाइज मोर देन मिलियन डिफरेंट एंटीजेंस। मतलब एक इंडिविजुअल जो है लाखों करोड़ों का एंटीबॉडी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। सेकंड है कि अब इस इम्यूनोग्लोबिन जो बन गया उसका रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि एंटीजेंस आया, एंटीजेंस आने के बाद सेल को रिस्पांस मिला, सेल को रिस्पांस मिलने के बाद हमारा बी सेल एक्टिव हो गया। बी सेल एक्टिव होने के बाद एक इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन किया। वो इम्यूनोग्लोबिन जो बना, जिसको हम IgG नाम दिए थे पिछले स्लाइड में, वो इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन करता है किससे? हमारे पर्टिकुलर एंटीजन से, मीन्स जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन पहले वाले लेक्चर में बता दिए हैं कि इसका दो पार्ट होता है, दो हैवी चेन होता है, लाइट चेन होता है। हैवी चेन और लाइट चेन सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा बॉन्ड होता है, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन each immunoglobulin G antibody molecule can bind two antigens at one time। उसमें बताया था कि जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है तो दोनों साइड पे, वाई शेप्ड का जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों साइड पे बाइंड हो जाता है एंटीजेंस। मींस वन एंटीबॉडी कैन बाइंड टू एंटीजेंस साइमल्टेनियसली। इसको क्लियर रखना है, कोई कभी ये नहीं कंफ्यूज होना है कि एक एंटीजन है तो एक ही एंटीबॉडी बाइंड करेगा। उसके बाद है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो गया तो बाइंड होने के बाद का स्टेप क्या है? उसको हम बोलते हैं फेट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। एक बार जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया तब उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को बी सेल इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करना मतलब सीधे उसको निगल जाना। बी से एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें एंटीजन भी है, एंटीबॉडी भी है, और जैसे ही वो बी सेल के पास जाएगा उसको इनगल्फ कर लेगा, जिससे हम उसको बोलते हैं निगल जाएगा, घुट जाएगा, जो बोलना है वो, और उसका वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाएगा। अगर हम कोई चीज को इनगल्फ करते हैं, कोई चीज खाते हैं तो
खाने के बाद उस प्रोसेस में डाइजेशन स्टार्ट होता है। इससे इन सेम सेंस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है। एंटीजन डिस्प्लेड ऑन द बी सेल सरफेस बाय अ स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन टू रिकॉग्नाइज बाय अ हेल्पर टी सेल्स। बताया था कि हेल्पर टी सेल्स भी होता है उसी एंटीजन के बी सेल सरफेस पे, और वो रिकॉग्नाइज करता है। एक बार तो एंटीजन आया, उसको इनगल्फ कर लिया बी सेल और उसको डाइजेशन शुरू कर दिया, लेकिन फिर बार बार अगर एंटीजन आ रहा है, बार बार वही वायरस आ रहा है, तो एक मेमोरी करने वाला सेल होता है, हेल्पर सेल होता है। हेल्पर सेल मैसेज देता है कि ये पहले मारा जा चुका है, अगर इस तरह का कोई है तो फिर से उसको रिकॉग्नाइज कर लो। तो हेल्पर टी सेल्स और एमएचसी रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन एमएचसी, ये दोनों मिलके बी सेल्स को एक्टिवेट करता है और हेल्पर टी सेल्स फर्दर एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से ये प्रोसेस बहुत कंटिन्यूअस चलते रहता है। सम बी सेल्स बिकम मेमोरी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी एट ए लोअर रेट फॉर ए लॉन्गर टाइम। अब मान लो कि एक बार एंटीजन आ रहा है, कभी उसका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, हमारे जिस स्पीड से एंटीजन बढ़ रहा है उसी स्पीड से एंटीबॉडी भी बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते एक लिमिट आएगा कि एंटीबॉडी ज्यादा हो गया और एंटीजन कम हो गया, और ऑटोमेटिक एंटीजन का पॉपुलेशन कम होते जाएगा। मीन्स अगर दो पार्टी में फाइट हो रहा है तो जो पार्टी मजबूत है, जो स्ट्रांग है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि कम वाले को खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो कम हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट खत्म हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद फिर वो कहीं से पार्टी प्लानिंग करके फिर से आके अटैक कर दे। इसलिए उससे बचने के लिए क्या करता है, कुछ बी सेल्स मेमोरी सेल में चेंज हो जाता है। सम बी सेल्स बिकम मेमोरी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी एट ए लोअर रेट। तो मेमोरी सेल में बनेगा तो उसका बार बार तो जरूरत नहीं है, आज के डेट में अभी आया एंटीजन उसका खत्म कर दिया गया तो फिर अभी तो उसका जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर 10 साल 15 साल के बाद फिर से आता है तो उसका जरूरत पड़ता है। तो बी सेल का काम यही होता है कि वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाए, और उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जैसे हम पोलियो का वैक्सीन पिलाते हैं बच्चे को, पोलियो का, टाइफाइड का या हेपेटाइटिस का, उसमें क्या होता है बच्चा में वैक्सीन दे देते हैं और वह उसको लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें यही होता है कि जो हम वैक्सीनेशन के बारे में तुमको पता होगा कि वैक्सीनेशन इज नथिंग, इट इज एट्यूनेटेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। किसी भी माइक्रोब्स को, वायरस को अगर कमजोर बना के बॉडी में डाल देते हैं, वही हमको इम्यूनिटी देता है। तो जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं उसमें क्या करते हैं कि पोलियो का छोटा छोटा बहुत कमजोर करके पोलियो को ड्रॉप्स को बॉडी में डाल देते हैं, और हमारे यहाँ वो बी सेल्स जो होता है वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट कर जाता है और पोलियो के वायरस को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखता है। पूरे लाइफ में कभी भी पोलियो को वायरस एंटर करेगा तो उसको किल कर देता है। तो ये हो गया फेक्ट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इतना बात कर लिया हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स के बारे में और उसको बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, और इसको बोलते हैं टी सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। T cell receptors are cell surface receptor that bind non-self substance on the surface of other cells। में जो T cells होता है एक किसी भी सेल सरफेस के ऊपर में पाया जाता है और यह रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स आइडेंटिफाई करता है। जिस तरीके से किसी भी देखते होगा दुकान के बाहर में 2 सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया जाता है, तो क्या करता है कि कोई भी बाहर का आदमी आता है तो उसकी एक्टिविटी को वॉच करता है कि टेररिस्ट तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, इसलिए गार्ड का फंक्शन होता है। सेम वही काम यहाँ टी सेल करता है। टी सेल्स का मतलब होता है एक गार्ड प्रोवाइड करता है, एक मेमोरी प्रोवाइड करता है कि कोई भी आउटसाइडर आसानी से एंटर नहीं कर पाए सेल के अंदर। इसके लिए क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मोस्ट सेल्स इन मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमन, काऊ, भैंस, जितने भी एनिमल्स देखते हो जिसका जो अपने चाइल्ड को दूध पिलाता है या जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, उस मैमल्स में एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। यही कॉम्प्लेक्स किसी भी एंटीजेंस को डिस्टिंग्विश करता है। जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी आ रहा है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी आ रहा है। जैसे हम अपने स्टोमक की बात करते हैं, स्टोमक में इकोलाई है तो यूजफुल बैक्टीरिया है, लेकिन वही ज्यादा अमाउंट में हो गया तो हार्मफुल है। तो आखिर हाउ टू आइडेंटिफाई द यूजफुल एंड हार्मफुल? अगर इस तरह से चले, एंटीजन के एंटीबॉडी का फंक्शन है कि कोई भी बाहर का है तो मार दे, तो अगर कोई यूजफुल सब्सटेंस भी आएगा उसको भी मार देगा। जैसे मान लो कि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको बोल दिया गया कि कोई भी बाहर का आतंकवादी आया तो उसको मार देना है, तो उसको पहले आतंकवादी को पहचानने तो आना चाहिए कि हाँ यही आतंकवादी है, नहीं तो पता चला जो आएगा धड़ाधड़ मारते चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि
उसका इम्यून सिस्टम का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो यूजफुल आ रहा है उसको भी मारेगा। तो उस अपने आदमी को और बाहर के आदमी को पहचानने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसको हम बोलते हैं MHC प्रोटीन, मेजर हिस्टोकम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स। ये MHC कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ को। सेल्फ का मतलब अपने बॉडी का, कौन हमारा आदमी है और कौन हमारे बाहर का आदमी है। तो MHC कॉम्प्लेक्स अपने आदमी को छोड़ देता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और बाहर के आदमी को किल कर देता है। दे कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन अमंग लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट का मतलब होगा हमारे बॉडी का सेट, मैक्रोफेज का मतलब जो बाहर से कोई बड़ा बड़ा वायरस बैक्टीरिया आ रहा है। तो एक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। साइटोकाइंस आर सॉल्युबल सिग्नल प्रोटीन रिलीज्ड बाय टी सेल्स। तो टी सेल्स में दो पार्ट हो गए, एक MHC कॉम्प्लेक्स हो गया, MHC प्रोटीन हो गया, और दूसरा साइटोकाइंस हो गया। साइटोकाइंस क्या है? एक सॉल्युबल सिग्नल होता है। सिग्नल का मतलब कि जस्ट लाइक जो रेलवे में देखते हो कि हाँ अगर लाइन खाली है तो ग्रीन सिग्नल देता है, लाइन इंगेज है तो रेड सिग्नल देता है, सेम उसी तरीके से साइटोकाइंस का काम होता है कि अगर कोई भी अपने सेल का केमिकल आ रहा है जो हमारे लिए यूजफुल है तो उसके लिए ग्रीन सिग्नल देगा, और अगर कोई बाहर का सब्सटेंस आ रहा है उसके लिए रेड सिग्नल देगा। तो साइटोकाइंस का काम है कि ये सिग्नल प्रोटीन बनाता है जो कि टी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद टी सेल मैच्योर इन थाइमस। टी सेल का कभी कभी पूछता है कि कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ मैच्योरिटी होता है, तो याद रखना है कि टी सेल का फॉर्मेशन थाइमस में होता है। एंड एक्ट्स ऑन एंटीजेंस अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द इंडिविजुअल सेल। किसी भी इंडिविजुअल सेल्स के सरफेस पे अगर कोई भी एंटीजेंस अपीयर होता है, कहीं से भी आता है, तो उसको आइडेंटिफाई और किल करता है हमारा टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स। ओवर ए मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ, एक बॉडी के अंदर में लाखों करोड़ों की संख्या में डिफरेंट टाइप्स के टी सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि एंटीजेंस का भी नंबर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ईच प्रोड्यूस अ डिफरेंट रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन। वही चीज है कि जितने तरह के एंटीजेंस है उतने तरह के रिसेप्टर प्रोड्यूस होंगे। एंड ईच रिसेप्टर इज कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। एक रिसेप्टर जो है वो एक मॉलिक्यूल को बनाएगा और वो एक मॉलिक्यूल दो डिफरेंट प्रोटीन का बना रहेगा। Each receptor binds with a specific antigen but has only one binding site. जो भी रिसेप्टर होगा एक स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ बाइंड होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें ओनली वन बाइंडिंग साइट होता है। जो बी सेल मेडिएटेड में था उसमें टू बाइंडिंग साइट होता था, मींस एक एंटीबॉडी दो एंटीजन से एक साथ बाइंड हो सकता था, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स में एक एंटीबॉडी एक बार में एक ही एंटीजन से बाइंड होगा। तो ये अगर डिफरेंस लिखने को है तो इसको हम इस पॉइंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो यहाँ पे डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। रिसेप्टर ओनली रिकॉग्नाइज एंटीजेंस व्हिच आर प्रेजेंटेड इन और टू अनदर मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ MHC टाइप। मींस जो मेजर हिस्टोकम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स है उससे जो रिकॉग्नाइज हुआ उसी को टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स किल कर सकता है। अब टी सेल्स का भी टाइप होता है, हालांकि ये जानने का नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एग्जाम में इसको नहीं भी लिख सकते हो। टी सेल्स का दो टाइप होता है, एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक होता है हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक सेल्स का मतलब क्या होता है? इट कंटेन्स ए सरफेस प्रोटीन कॉल्ड CD8। CD8 एक प्रोटीन का नाम है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के पास पाया जाता है, उसके सरफेस पे पाया जाता है। इट डिस्ट्रॉय पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स। मीन्स जिस सेल को पैथोजन इन्फेक्ट किया, जैसे मान लो कि एक हमारा बॉडी का सेल है उसमें कोई वायरस घुस गया, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है उस वायरस को नहीं मारेगा, लेकिन उस जिस सेल में रह रहा है उसी को मार देगा। जैसे देखते हो न्यूज में चाहे कहीं भी कभी कभी क्या होता है कि आतंकवादी कहीं ऐसे जगह पे छुप जाता है कि वहां पे पहुंचना मुश्किल होता है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम क्या करता है, आर्मी वाले क्या करते हैं कि उसको गोली से उड़ाने के बदले उसको बम से उड़ा देता है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम यही है कि अगर उस वायरस के पास नहीं पहुंच पाए तो उस सेल को ही पूरा बर्बाद कर दो, मीन्स उसको बम से उड़ा दो। सेकेंड है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो होता है इट कंटेन्स ए सरफेस प्रोटीन कॉल्ड CD4। साइटोटॉक्सिक टी सेल में CD8 और हेल्पर टी सेल्स में CD4, इसको याद रखना है। इट रेगुलेट बोथ सेलुलर एज वेल एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स हेल्पर टी सेल्स है ये दोनों का काम करता है। जैसे CRPF वाले हैं कि उनको कभी पुलिस में भी पुलिस ड्यूटी में भी लगा दिया जाता है, कभी कभी बॉर्डर पर भी लगा दिया, कभी कभी आर्मी के ड्यूटी में लगा दिया। सेम हेल्पर टी सेल्स हमारे देश में CRPF की तरह काम करता है कि अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी हो रहा है वहां भी काम करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी हो रहा है वहां भी काम करेगा। सो दिस रेगुलेशन रिड्यूसेस ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा एंटीबॉडी हमारे ही सेल को नहीं किल कर दे,
हमारे सेल को किल करने का मतलब क्या है कि जो एंटी टी सेल है इसके पास तो प्रोटीन है जो कि अपने सेल को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इस तरह का नहीं हो कि हमारा यूजफुल सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, केवल इन्फेक्टेड सेल और कैंसरस सेल और फॉरेन सेल्स, इसी तीनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा हेल्पर टी सेल यूज होता है। अब आता है कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होता है, कभी कभी होता है, बहुत लोग को होता भी है कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर अपने आप को खाना शुरू कर दे। कभी कभी देखते हो किसी किसी कंट्री में, जैसे सीरिया हो गया या इराक हो गया, उस कंट्री में क्या है कि वहीं का आर्मी वहीं के लोगों को मारना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। मीन्स अगर रक्षक भक्षक बन जाए, हमारा इम्यून सिस्टम हमको मारना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये बस डेफिनेशन में इसको लिख सकते हो कि व्हेन आवर इम्यून सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल kill the antigens or kill the internal substance of the cell, then it is called autoimmune disease। कुछ एग्जांपल है, याद रखना है, कभी कोई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि which of the following is autoimmune disease, उसमें याद रखना है रिमेटिक फीवर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, मायाथर्निया ग्रेविस हो गया, लाइम डिजीज हो गया जिसको माइक्रोबियल इटालॉजी बोलते हैं, गुलियन बायर सिंड्रोम हो गया, राइटर सिंड्रोम हो गया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस हो गया। तो इस तरह का कुछ डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। अब होता है कि अगर हम इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, इतना सारा चीज देख लिए, टी सेल देख लिए, बी सेल्स देख लिए, एंटीजेंस देख लिए, माइक्रोफेज देख लिए, एमएससी प्रोटीन देख लिए। अब इस सब का एक प्रॉपर वे में इंटरेक्शन होता है। जब तक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होगा कोई भी इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको देख लेना है, उसको पॉइंट जो एग्जाम में लिखने के लिए उसी पॉइंट्स को हम इसमें डाले हैं। ऑल अदर सेल्स यूज एमसीएच, जितना भी हमारा सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब मेजर हिस्टोकम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स को यूज करता है। यही होता है जो टिश्यू ग्राफ्ट रिजेनरेशन, मतलब अगर कोई टिश्यू किल हो जाता है या एक जगह का मान लो कहीं किसी को एक्सीडेंट हो गया, घाव हो गया और वहाँ का पूरा सेल खत्म हो गया, किसी बॉडी के पार्ट को निकालना रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उस पार्ट कहीं दूसरे पार्ट से काट करके उस पार्ट में अटैच कर देते हैं, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। तो यही जो एमसीएच फर्स्ट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन में। व्हेन टी सेल इज प्रेजेंटेड विद एन एंटीजन, अगर टी सेल्स को किसी एंटीजन के साथ प्रेजेंट कर दिए तो इट्स रिसेप्टर बाइंड टू द एंटीजन एंड इट इज एस्टिमुलेटेड टू डिवाइड प्रोड्यूस हेल्पर टी सेल्स एंड एक्टिवेट बी सेल विद द एंटीजन। इस तीन स्टेप है। अगर टी सेल्स को कहीं भी प्रेजेंट किया जाता है तो इसका रिसेप्टर जो होता है एंटीजन से बाइंड होता है, एंटीजन से बाइंड होने के बाद वो डिवाइड होता है और हेल्पर टी सेल बनाता है। हेल्पर टी सेल के बाद ये बी सेल्स को एक्टिवेट करता है और वह बी सेल किसी एंटीबॉडी को बनाता है या इम्यूनोग्लोबिन को बनाता है और वह एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन बाइंड कर जाता है एंटीजन से और कंप्लीटली किल कर देता है। इसी तरीके से सप्रेसर टी सेल्स होता है जो कि पूरा, याद रखना है कि जो सप्रेसर टी सेल्स है पूरे मैकेनिज्म को या पूरे इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अब आते हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, टी सेल्स होता है, इसको पहले ही बता दिए कि इस सेल को डायरेक्ट किल कर देता है। लास्ट है रोल ऑफ इम्यूनिटी इन इन्फेक्शन। इतने लेक्चर के बाद लास्ट स्लाइड है कि इससे क्लियर होगा कि आखिर इन्फेक्शन को बचाने में या डिजीज को से बचाने में इम्यूनिटी का क्या रोल है। इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन इज यूजुअली शॉर्ट टर्म एंड ट्रांजिएंट, म्यूकोसल like immunoglobulin A, immunity in the gut or respiratory tract wanes over time. Proof of the concept: live oral rotavirus vaccines, immunity declines over time and reinfection with the wild type rotavirus. मीन्स अगर हम एक बार किसी भी वायरस से इम्यूनिटी हो गया तो फिर उस वायरस से हम लाइफ टाइम प्रोटेक्शन पा सकते हैं। उसके बाद कुछ रिपीटेड होता है, जैसे गैस्ट्रोस्टेनाइटिस, जो भी लीवर का या डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम होता है वो रेगुलेटेड मतलब बार बार होता है, जैसे वायरस, रोटा वायरस हो गया, नोरो वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, इंटेरो वायरस हो गया, कुछ साल्मोनेला हो गया। इस तरह का जो कुछ वायरस है इसका नेचर क्या होता है कि एक बार उसको मारेगा फिर जाएगा, मीन्स वो बार बार बॉडी पे अटैक करते रहता है। तो दो तरह का रिस्पॉन्स होता है, एक होता है रिपीटेड लोकलाइज रिस्पॉन्स और एक होता है शॉर्ट टर्म और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट वाले में हमको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाता है, लेकिन रिपीटेड वाले में हमको बार बार उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। तो दैट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। आई थिंक आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, और कमेंट्स बटन में अगर आपको कुछ भी नया वीडियो बनाना है तो इसके लिए इन्फॉर्म कीजिए और गिवन नंबर पे कॉल कीजिए, हम फिर से नया वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।